नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुष्कर वैष्णव स्वागत करता हूं आपके मैं यूट्यूब चैनल फसल जानकार में। किसान भाइयों, लगभग किसान भाइयों के यहाँ पे सोयाबीन, मक्का या फिर जो भी मूंगफली या फिर और भी कोई फसल लगा रखी होगी, उसकी हार्वेस्टिंग लगभग हो चुकी है और किसान भाई अगली फसल की तैयारी में लग गए हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो लाइसेंसधारी अफीम के लाइसेंसधारी किसान है वो बेसल डोज में ऐसा क्या दें जिससे अफीम की फसल का वानस्पतिक अवस्था अच्छी हो, उसकी जड़ विकास अच्छा हो, और कौन कौन सी बीमारियों और ऐसे कौन से प्रोडक्ट दे जिससे बीमारियों पे भी अच्छा कंट्रोल देखने को मिले। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जिसमें फर्स्ट बात करें तो प्राथमिक पोषक तत्व, उसके बाद द्वितीय पोषक तत्व, उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व की बात करें तो एनपीके आता है, जो हर फसल के लिए लगभग ज़रूरी है और हर किसान भाई इसका उपयोग भी करता है। आइए जानते हैं अफीम के 10 सारी प्लॉट में हम कितना एनपीके दें, कितने परसेंट नाइट्रोजन, कितना किलो नाइट्रोजन दे, कितना किलो फास्फोरस दे और कितने किलो पोटास का उपयोग हम करें। सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में, तो आपको 10 सारी में नाइट्रोजन की मात्रा आपको 10 से 12 किलो तक रखनी है। उसके बाद फास्फोरस की बात करें तो 7 से 8 किलो आपको यहाँ पे फास्फोरस की मात्रा रखनी है, और पोटास की बात करें तो 5 से 6 किलो आपको यहाँ पे पोटास की मात्रा रखनी है। यहाँ पे ध्यान देने वाले किसान भाइयों बात ये है कि मैंने यहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा बताई है, ना कि किसी खाद की मात्रा बताई है। तो आपको यहाँ पे खाद का नहीं समझना है, यहाँ पे आपको पोषक तत्वों की मात्रा का ही उपयोग करना है। अब इन पोषक तत्वों को पूर्ति करने के लिए आपको किसी न किसी खाद की आवश्यकता होगी, तो आप इसमें यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, आप इसमें डीएपी का उपयोग कर सकते हैं, आप यहाँ पे एसएसपी या फिर एमओपी का भी उपयोग कर सकते हैं। हम आगे जानते हैं कि कितने किलो यूरिया की मात्रा लेनी है, कितने किलो डीएपी की मात्रा लेनी है, कितने किलो एसएसपी की मात्रा लेनी है और कितने किलो एमओपी की मात्रा लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया की मात्रा आपको 10 सारी में कितनी रखनी है। तो यूरिया की मात्रा आपको 10 सारी में 25 किलो प्रति 10 सारी रखनी है। आप यूरिया को तीन भागों में दे सकते हैं। फर्स्ट भाग, आधा भाग यानी 12.5 किलो आपको बेसल डोज में उपयोग करना है, और बाकी जो बचा आधा भाग आपको यानी 7.5 किलो आपको 30 से 35 दिन में उपयोग करना है, और बाकी बचा 7.5 किलो भाग आपको 55 से 60 दिनों में उपयोग करना है। आगे हम बात करें डीएपी की, तो डीएपी आपको 15 किलो बेसल डोज में लेना है। और एसएसपी की बात करें तो एसएसपी आपको पूरा 50 किलो यानी एक बैग पूरा उपयोग करना है। अगर आपके खेत में नमी ज़्यादा है तो आप 2 किलो का भी उपयोग, 2 बैग का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम एमओपी की बात करें तो आपको 10 किलो यहाँ पे एमओपी का उपयोग करना है। ये तो हो गई प्राथमिक पोषक तत्वों की बातें कि कौन कौन से प्राथमिक पोषक तत्व का उपयोग करना है, और इन प्राथमिक पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए कौन कौन से खाद का उपयोग करना है। आगे हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में, तो आपको यहाँ पे जिंक सल्फेट का उपयोग किसान भाइयों नहीं करना है, क्योंकि आप डीएपी का उपयोग करते हैं तो उसमें जो डीएपी में फास्फोरस की मात्रा होती है वो जिंक के साथ मिलकर जिंक फॉस्फेट बनाती है, जो ज़मीन में जाकर जम जाता है, और नहीं तो ज़मीन में जिंक मिल पाता है और नहीं फास्फोरस की मात्रा मिल पाती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये चिलेटेड जिंक का उपयोग करना है। प्रति 10 सारी में 1 किलो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो गई जिंक की बात। मैंने कारण ही बता दिया आपको जिंक सल्फेट क्यों उपयोग नहीं करना है, और इसकी जगह आपको चिलेटेड जिंक उपयोग करना है ताकि पौधों को अच्छे से जिंक मिल पाए, और फास्फोरस के साथ भी इसकी कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती। ये तो मेरे पास क्रिस्टल का तलवार जिंक के नाम से आता है, वो है, आपको जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में, तो आपको यहाँ पे 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट का भी उपयोग करना है प्रति 10 सारी के हिसाब से। उसके बाद आप आयरन सल्फेट का भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ये तो किसान भाइयों बात की थी हमने प्राथमिक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बात। उसके बाद आपको फंजीसाइड के रूप में आपको यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल है वो थायोफिनाइड मिथाइल 70% WP रोको के नाम से आता है। 500 ग्राम प्रति 10 सारी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कार्बेंडाजिम कोजेब जो सांप के नाम से आता है वो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम किसान भाइयों बात करें कीटनाशक के बारे में,
तो कीटनाशी में हम ले रहे हैं IIL कंपनी का तड़ाकी, जिसमें टेक्निकल की बात करें तो बेंफ्यू कार्ब आता है और बिल्कुल नया टेक्निकल है और सभी तरह की ज़मीन में पड़े लट है, कीट है, उनको ख़त्म करने का काम करता है और ये कुछ हद तक निमेटोड पर भी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा कि ये कार्बोसल्फान आता है वैसा ही ये बेंफ्यू कार्ब है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो और भी बहुत सारे कीटनाशक है, जैसे फिप्रोनिल 0.3 हो गया, फिप्रोनिल 0.6 हो गया, थाइमेथोक्सम प्लस CTPR हो गया, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप ये जो थाइमेथोक्सम लेडा जिसका हम ओविसिस के डोमिनोस के नाम से आता है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप इसके बहुत सारे अल्टरनेट भी ले सकते हैं। ये है जो किसान भाइयों आपको तीनों में या फिर आपके आसपास जो अवेलेबल हो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जो मैंने वो बताए, जो मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपके पास जो अवेलेबल आप उनका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो हो गई रासायनिक चीज़ों की बात है। इसके बाद अगर आपको ज़मीन में कार्बन की कमी हो तो कार्बन की भी पूर्ति के लिए आप ये एक ट्रॉपिकल का कार्बन के नाम से आता है या फिर और भी दूसरी कंपनी का आता होगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कार्बन का मेन काम जो ज़मीन में पड़े सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाना है और ज़मीन में नमी बनाए रखना है और बहुत सारे ऐसे काम है जो बहुत सारे कम किसान भाई जो कार्बन का उपयोग करते हैं। पर आपको कार्बन का उपयोग अपने ज़मीन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं जैसे खेत में आग लगा देना, गेहूँ की पराली जलाना, गहरी जुताई करना, तो इसमें कार्बन की मात्रा हमारी ज़मीन में घटती जा रही है, तो आप कार्बन का उपयोग अवश्य करें। ऐसा नहीं होगा आपको यही लेना जरूरी है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप कोई सा भी कार्बन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको किसान को ध्यान देने की बात यह है कि आपको यहाँ पे माइक्रोराइजा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप फंगीसाइड का उपयोग कर रहे हैं तो आपको माइक्रोराइजा का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि माइक्रोराइजा के जो स्पोर्स है वो फंगीसाइड से मर जाते हैं। किसान भाइयों, ये जो मैंने प्रोडक्ट बताए थे तो रासायनिक प्रोडक्ट थे कि आपको इनका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी किसान भाई अगर रासायनिक प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करता है तो आप बायो प्रोडक्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बायो प्रोडक्ट में सबसे पहले आपको तो सबसे बढ़िया खाद वर्मी कंपोस्ट उपयोग करना है। बेसल डोज में आप 3 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और निराई गुड़ाई में आप बचा 2 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के साथ आप और क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट में हम के साथ हम ये जो सुडोमोनास आता है, सुडोमोनास कीटनाशक के रूप में उपयोग करना है। प्रति 10 आरी में आपको इसका 2 किलो उपयोग करना है। उसके बाद फंगीसाइड के रूप में आपको ये ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से जो एक प्रोडक्ट आता है वो आपको उपयोग करना है। ये आपका बायो फंगीसाइड है, ये आपको जमीन में पड़े फंगस को खत्म करने का काम करेगा। इसके बाद किसान भाइयों, यहाँ पे आपको माइक्रोराइजा का उपयोग करना है। तो माइक्रोराइजा जो मेरे पास अवेलेबल है, एक तो ये है और एक ये HYD टेक्नोलॉजी बना हुआ माइकोजिन के नाम से आता है। और भी बहुत सारी कंपनियों का आता है, जैसे सुमिटोमो का आता है और बहुत सारी कंपनियों का आता है, वो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो एक ये जो मेरे पास है कृषि का केमेक्स नाम से आता है, एक ये है। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों का, लगभग कंपनियों का 4 किलो के पैकिंग में आता है, जैसे टाटा का आता है, धनुका का आता है, IIL का भी 4 किलो की पैकिंग में आता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास माइक्रोराइजा है जो 4 किलो की पैकिंग में, आप कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं। पर प्रीफर करें तो आप 2 किलो वाला ही उपयोग करें, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स की मात्रा अधिक होती है, इसमें काम करने की क्षमता भी अधिक होती है। बाकी अगर रेट की बात करें तो रेट में आपको इसके और इसमें दोनों में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, आज हमने बात की थी अफीम में बेसल डोज में केमिकल के उत्पाद में कौन सा उपयोग करें और बायो में कौन सा उपयोग करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।